नमस्कार दोस्तों। नेतन्याहू इजराइल पीएम ने कहा है कि 2 वीक्स में युद्ध खत्म हो जाएगा। तो 4 दिन हो गए हैं, 11 दिन शेष बचे हैं। तो मेरे मित्र मेरिन इंजीनियर और आईएएस दीक्षित साहब और कर्नल दुआ साहब से इस पूरी लड़ाई की विवेचना और अंतिम परिणाम सुनिए। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। और खुद एक राइटर है और एक टीवी पैनलिस्ट है, आपको अक्सर दिख जाते होंगे टीवी डिबेट्स में। तो स्वागत है आपका कर्नल चौबे। और बहुत धन्यवाद सर। हम आज बात करेंगे जरा ये ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में। तो सर इस पूरे युद्ध में मैं सिमिलीज ड्रॉ कर रहा था, जो ऑपरेशन सिंदूर है और ऑपरेशन राइजिंग लायन और वो ट्रू प्रॉमिस 3 का, कि ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ है, ट्रू प्रॉमिस और उधर वो क्या है, वो बनियान मरसूस, बनियान मरसूस। हाँ, मतलब आप ये देखिए कि ईरान वालों ने भी ये उचित नहीं समझा कि कोई कुरानिक या कोई पर्शियन कोई वो करे, वो ट्रू प्रॉमिस यूज कर रहे हैं, अंग्रेजी यूज कर रहे हैं। लेकिन हमारे भाई लोग जो थे उन्होंने बनियान मरसूस। बिल्कुल बनियान और मनूस बनियान तो बनियान और वो भी मनूस बनियान मनूस बनियान था, फट गया सर। देखिए 71 में उन्होंने पैंटें उतारी थी, यहाँ पर बनियान भी उतार दी है। तो इसमें आप देखेंगे सर, इसमें पूरे के पूरे घटनाक्रम में अगर आप देखेंगे तो ये एक पूरा टेम्पलेट जो कि ऑपरेशन सिंदूर का था, वो ही फॉलो हो रहा है ऑपरेशन राइजिंग लायन में। सबसे पहला स्ट्राइक, प्रिसीजन स्ट्राइक, हाई वैल्यू टारगेट्स को निकालना, जो उनके लिए आतंकवादी थे, यानी आईआरजीसी के कमांडर जो थे वो सारे निकाले गए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट से सब निकाले गए, प्रिसीजन स्ट्राइक किया गया सर। सब कॉमन चीज चल रही है इसमें। रात का समय चुना गया प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए, और मैं अपने एक इजरायली मित्र से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि हमने रात को इसलिए चुना जिससे कि कोलैटरल डैमेज ना हो और हमारा टारगेट जो है जहां पर इंगित है वहां पर ही रहे। बल्कि सोशल मीडिया पे तो ये भी बात इस समय चल रही है कि वो जो इनके फील्ड मार्शल थे वो कहीं एक किराए की घड़ी लेकर गए थे और उन्होंने घड़ी उस व्यक्ति को भेंट कर दी, और उस घड़ी में कोई ट्रांसपॉन्डर लगा हुआ था जिसकी वजह से उनकी लोकेशन जो है वो जाहिर हो गई। ऐसा जो है सोशल मीडिया पे बहुत हवा गर्म है। और अब इस समय ऐसा है कि हालत बहुत बुरी होने वाली है इस समय हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। अच्छा, वो तो देखिए, वो तो दे आर रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। हंटिंग विद द हाउंड्स। और सर इसमें इनको इतनी ठोकरें लगेंगी, इतनी नाक टूटेगी, आप देखते जाइए। इनकी जो हरकत से अब तक चल गई है, लेकिन अब जो है वो नहीं चलेगी वो। खैर इस बात पे आते हैं कि किस तरीके से ये कॉमन है। फिर इन्होंने, इजराइल ने क्या किया कि जितने एयर डिफेंसेस थे ईरान के वो इन्होंने डाउन किए। तो सेम टेम्पलेट हमारा वाला। उसके बाद में इन्होंने अपनी एयरफोर्स को एम्प्लॉय किया और फिर इन्होंने जाकर इनके मिलिट्री टारगेट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इनका टारगेट था नातांज का, जो न्यूक्लियर साइट थी, उसको इन्होंने बारंबार, एक बार नहीं 2-3 वेव में इन्होंने जाके उसके ऊपर अटैक किया है, क्योंकि वो वेल फोर्टिफाइड टारगेट था और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट था इनके लिए। वहां पर सर सेंट्रीफ्यूज का अंबार लगा हुआ था, जो कि इनके यूरेनियम को परिष्कृत कर रहा था और वेपन ग्रेड यूरेनियम तक उसको लेके आ रहा था। ये खबरें जो थी ये खुद आईएईए ने भी निकाली थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि आईएईए के इंस्पेक्टर जो थे उनका आने पर यहाँ पर थोड़ी सी रोक लगानी शुरू की। जो कैमरेज इंस्टॉल्ड थे उन कैमरेज को वहां से डिस्लॉज किया गया। तो ये सब चीजें जो थी ये शक बढ़ा रही थी कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनके सेंट्रीफ्यूजेस काम कर रहे थे। तो इस चीज का निकाला गया कि ये वेपन ग्रेड यूरेनियम बहुत बढ़ा रहे हैं। तो इसमें 2 कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आई थी सर पास में। एक ने बोला था इनके पास में 408 केजी का जखीरा है, और एक रिपोर्ट जो थी वो ये कह रही थी कि 7,500 केजी का इनके पास में जखीरा मौजूद है। पर जो भी था, जो 408 केजी है वो भी खासा डेंजरस क्वांटिटी हो जाती है क्रिटिकल मास के लिए और किसी भी वेपन को बनाने के लिए।
तो ये चीज जो थी, इसको देखकर वेस्टर्न वर्ल्ड और इजराइल जो था वो खतरे में था। आपके दर्शकों का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा बेंजामिन नेतन्याहू का एक इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़े साफ साफ लफ्जों में दो देशों का नाम लिया। जी। पहला नाम वो ये लेते हैं ईरान का, हाँ, और दूसरा हमारे प्यारे पाकिस्तान का, पाकिस्तान। अल पाकिस्तान। जी, कि हम्म, इन देशों में आतंकवादी का सपोर्ट न्यूक्लियर पावर का, और न्यूक्लियर पावर का सपोर्ट आतंकवादी के लिए इन दो देशों में देखने को मिलता है, और ये दो देश जो हैं ये दुनिया के लिए खतरा बनेंगे। तो इस इंटरव्यू को देखकर जो पाकिस्तानी आज इस बात को सुन रहे हैं वो सचेत हो जाएं कि निशाने पर पाकिस्तान जो है वो भी है। तो अगर वो हिमाकत करेगा तो इजराइल की निगाह जो है ईरान, और ईरान के बाद पाकिस्तान पर भी आ रही है। भारत तो निगाह रखे लेकिन हुए है। अभी तो इस वक्त जी, तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के कहने पे जासूसी कर रहा है ईरान की, और हाँ हाँ वहां हाँ पे सर्वेलेंस, आपके जिसको क्या बोलते हैं वो, सर्वेलेंस सॉर्टीज उड़ा रहा है, सर, टीएसआर। इनकी ये खास चीज है सर। देखिए, जैसे वो अजय रैना बोलते हैं ना, हीरा मंडी, हम्म। जिसने नोट का बंडल फेंका उसके आगे इन्होंने ताताथैया करना शुरू कर देंगे सर ये। तो इस समय नोट का बंडल $1 बिलियन की खेप इनको मिली थी अभी सिंदूर के टाइम पे। वो शायद इसलिए मिली होगी कि फटाफट जितने इंडिया ने तुम्हारे बेस तोड़े हैं दोबारा बनाओ, क्योंकि हमें उनको यूज करना है। क्योंकि भारत ने जितने भी बेसिस जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे थे यूएसए को सर्व करने वाले, उन सबको उड़ा दिया था सिवाय एक के, वो था शमसी एयरबेस बलूचिस्तान में। शमसी एयरबेस आपको ध्यान होगा, इनके क्वेटा वाला। अमेरिका। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ड्रोन फ्लाइट्स के लिए रिजर्व किया हुआ था, और ये यस। ड्रोन फ्लाइट्स जाती थी अफगानिस्तान के लिए। हाँ। तो केवल एक बेस साबुत बचा था, बाकी सारे बेस जो थे वो हमारी इस जद में थे। मैं तो ये भी नहीं, कहता एक हूँ और कि छोड़ सर, दिया था हमने। हमने 3 छोड़ दिया था अमेरिकन के लिए, मियाँ वाली भी छोड़ दिया था, और मियाँ वाली पासनी छोड़ भी दिया छोड़ था दिया था। हाँ, सर। 3 छोड़े थे पासनी के अमेरिकन ऊपर के लिए इन्होंने, कि भाई यहाँ तुम रहो। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने जो सरगोदा, नूर खां और इधर जकोबाबाद में पार्क कर रखे थे वो सब उड़ गए। उड़ गए। लोग तो कह रहे हैं F-35 थे उसमें, मैं भी कह रहा हूँ F-35 थे, मुझे क्या दिक्कत बेचारे बिल्कुल ही स्टेल्थ हो गए थे, अब दुनिया की नजरों से ओझल हो गए फिर तो, अगर थे तो। है। F-35 का तो ये हाल है कि उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, बताइए। जी 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 जी। आज आज त्रिवेंद्रम में इमरजेंसी लैंडिंग की है। इमरजेंसी लैंडिंग की। सर, एक और चीज था F-35 से मुझे याद आया कि इस समय बड़ा नैरेटिव चल रहा है कि 2 F-35 जो है वो ईरान ने इनके इजराइल के नीचे गिरा दिए हैं। हम्म। आपको ये ध्यान होगा सेम नैरेटिव चला था रफाल के लिए। हाँ। तो सर, ये ना नैरेटिव भी कॉपी हो रहा है ये। हाँ। अच्छा, एक एक सज्जन थे, खैर सज्जन तो कहना उनको ठीक नहीं होगा, उन सज्जन ने ये डाला था कि जो ज्यूज हैं ये भी ऐसे ही हैं, हिंदूज के खिलाफ काम करते हैं। और उन्होंने सिमिलीज ड्रॉ करनी शुरू की थी कि ज्यूज जो है वो गौ मांस का सेवन करते हैं। और उन्होंने अपने 5वें पैरा में एक गलती कर दी सर। देखिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। उन्होंने बोला उसके कि ज्यूज भी यही बोलते हैं कि जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखता वो काफिर है। तो वो शब्द जो था वो छूट गया वो कॉपी करने में। वो तो उसने राज खोल दिया। यावे और अल्लाह में फर्क नहीं जानते, तो उसके फर्क लिए कोई नहीं। क्या कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि ज्यूज का कहना है कि भाई हमसे, हम जो है वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, गॉड, और यस। हमारे अलावा कोई जन्नत जाएगा नहीं, इसलिए हमें और किसी से कोई लेना देना नहीं। वी डोंट प्रोसेलिटाइज, हमें प्रोसेलिटाइज भी नहीं करना, और माले गनीमत भी नहीं, दूसरों का रेप, प्लंडर और लूट, ये सारे काम भी हमें नहीं करने। तो वो तो नहीं करते हैं, वो दे आर बिजी विद देमसेल्व्स एंड दे आर हैप्पी तो विद देमसेल्व्स। तो उनसे हमें कोई किसी तरह की दिक्कत है ही नहीं। जूस यहाँ इतने 1000 साल रहे आके, कभी कोई तकलीफ ना तो जूस ने भारतीयों को दी, और ना कभी भारतीयों ने जूस को दी। बिल्कुल। जबकि हमारे जो भाईजान लोग हैं उन्होंने तो पहले दिन से ही तमाशा शुरू कर दिया था। तो इसलिए जो कुछ भी जो लोग कह रहे हैं वो थोड़ा सा रिफाइन कर लें अपने समझ आप ले। को। हाँ, हाँ, समझ लें, उनकी समझ में ये काफी फेर है। जी। ये नैरेटिव चलेगा नहीं ये। पर ये बड़ा भरसक प्रयास किया जा रहा है ये ड्रॉ करने के लिए कि ज्यूज जो है वो ऐसे ही हैं और आप इनसे बच के रहो। ये बहुत चल रहा है सर इस समय।
तो जब मैंने लिखा था तो मेरे कई फॉलोअर्स ने मुझसे बोला था कि ये तो हमको मालूम है ये, लेकिन ये आप इसको क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहे हो इसके बारे में। मैंने बोला आपको तो मालूम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि भोले भाले होंगे, इसको पढ़ के सच समझ जाएंगे, क्योंकि लिखने वाला जो है उसके पास में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उसके। तो आदमी यही समझता है कि जितने ज्यादा फॉलोअर होंगे इस पे सोशल मीडिया पे, उतना वो सच बोलता होगा। तो जी खैर अभी वापस चलते हैं इसके ऊपर, जो कि युद्ध चल रहा है। और लेटेस्ट जो मेरे पास सूचना आई है सर, कि इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के घर को भी टारगेट किया है। अब वो धोखे से आई है उस तरफ प्रक्षेपास्त्र, या वो जानबूझ के एम लेकर किया गया है, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। परंतु खुद बेंजामिन नेतन्याहू का घर जो है वो टारगेट किया गया है। और एक मेरे पास पूरा नक्शा आया है इज़राइल का, कि किस तरीके से पूरे के पूरे इज़राइल को सैचुरेट किया गया है बराज ऑफ फायर से। तो जो इज़राइलीज़ बता रहे हैं कि 15 बराजेस जो हैं अभी तक आ चुकी हैं, और जो मेरी इंफॉर्मेशन ये कहती है कि ईरान के पास में 3000 से ज्यादा प्रक्षेपास्त्र मौजूद हैं। और इन 3000 प्रक्षेपास्त्रों के लिए आपको ध्यान आएगा कि साल के शुरू में चाइना ने अमोनियम परक्लोरेट का एक बड़ा जखीरा जो था वो ईरान को भेजा था। और अमोनियम परक्लोरेट जो है वो सॉलिड फ्यूल के काम में आता है। तो वो जखीरा जो था वो इनकी 800 मिसाइल्स को फ्यूल कर सकता है। अच्छा, ईरान के पास में फतेह 1 और फतेह 2 नाम की मिसाइल्स भी हैं, जो कि सॉलिड फ्यूल से चलती हैं और अपनी उड़ान के दौरान मैक 13 की रफ्तार जो है वो पकड़ लेती हैं। सो दे आर वेरी कन्वीनियंट हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जिसको कि टेक डाउन करने में थोड़ी सी परेशानी इजराइल को आ सकती है, क्योंकि रिएक्शन टाइम उसके पास में बहुत कम रह जाता है। इस समय मैंने इनसे बात की थी कि भाई आपके पास केवल आयरन डोम था, और आयरन डोम जो है वो सेलेक्टिवली मिसाइल को टारगेट कर रहा था। और एक समय अगर आपके पास में बहुत सारी मिसाइल्स आती हैं तो फिर वो आयरन डोम जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो फिर उन्होंने मुझे बताया था कि हमने उसको ऑगमेंट किया है, और अब हम उस प्रणाली को इस तरीके से चला रहे हैं कि हम उस मिसाइल की तरफ करीब 2.5 से लेकर $3 तक का प्रोजेक्टाइल जो है वो फेंकते हैं। उतना खर्चा हमारा एक शॉट में आता मैं है। आपको जी रोकूंगा। एक जी 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 लेटेस्ट सूचना है, वो जी। लेटेस्ट सूचना मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसको देखें और उसके बाद उसका आनंद लें, फिर उसके ऊपर टिप्पणी करें। तो ये साहब डोनाल्ड ट्रम्प साहब का ट्वीट है लेटेस्ट, ट्रूथ सोशल पर। तो Iran and वो Israel should make a deal, and will make a deal just like I got India and Pakistan to make in that case, by using trade with the United States to bring reason, cohesion and sanity into the talks, with two excellent leaders who were able to quickly make a decision and stop. Also, during my first term, Serbia and Kosovo were, ये सर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं सर, वाह। वो अभी लोग कुछ सवेरे कह रहे थे कि अरे भाई, व्हाई हैजंट ही टेकन क्रेडिट एज येट। ले लिया सर। उनकी बात ले लिया, इनफैक्ट बिना कुछ किए ले लिया। और सबसे मजेदार बात है, राइट में पढ़ रहा हूँ, कार्तिक गौर जी का जो है, ये छोरा भी ना रुके। अनदर केस, अच्छा केस गिना रखे इन्होंने सर, सर्बिया और कोसोवो का गिनाया पहला, और फिर उन्होंने इजिप्ट एंड इथियोपिया का गिना दिया फिर। हाँ इजिप्ट एंड इथियोपिया, एंड देयर फाइट ओवर अ मैसिव डैम, नाम निकला भूल गए मैसिव डैम का। और लास्ट में लिखते हैं, आई डू अ लॉट एंड नेवर गेट क्रेडिट फॉर एनीथिंग, बट दैट्स ओके। ब्यूटीफुल। देखो तो ये दुख, हर रोज नया दुख है सर, ये देखिए। ये तो नया मीम बनेगा, हर रोज नया दुख का। पहले वो अरफा मैडम का बनता था, अब इनका बनेगा। ये हमारे जो ट्रम्प बाबू है, ये जो है, ये जिसको बोलते हैं क्या, जस्टर इन चीफ या जोकर इन चीफ, जो भी कह लें इनको। ये अच्छा है, क्रेडिट नहीं मिलता। मुझे क्रेडिट नहीं मिलता। अरे तुम जब खुद ही क्रेडिट ले रहे हो तो तुमको जी दूसरा कोई क्रेडिट क्यों देगा?
लोग तो ये कह रहे थे कि अभी तक आपने क्रेडिट क्यों नहीं लिया, और जी पीपल आर हैप्पी कि आपने क्रेडिट ले लिया। सर, कहते हैं कि इंसान जब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है तो बाल्यावस्था की उसके अंदर में एक प्रविष्ट होता है, तो वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि बालक है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनमें वो बालक जो है वो फिर से जागृत हो उठा है और ये बाल्यावस्था की ओर बड़ी तेजी से अग्रसर है इस समय। अब इसको करने के लिए ये मेरे जी ख्याल से ये इजराइल से कहेंगे कि मैं तुमको हेल्प नहीं करूंगा, हाँ तो इजराइल मेरे ख्याल से इजराइल झांसे में नहीं आएगा। और इजराइल ने अगर 2-4 इनकी ऑयल फैसिलिटी बॉम्ब कर दी तो ईरान जी अपने आप ही अमेरिका को बॉम्ब करना शुरू कर देगा। उसके बाद क्या करेंगे? सर, कर रखा है। इस समय ईरान जो है वो धीरे धीरे टोह ले रहा है अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की। जैसे ही इजराइल ने पहला अपना अटैक किया था, जब इनके आईआरजीसी के ऑफिसर्स को निकाला था, तब ईरान ने क्या किया था, इराक में बगदाद के एयरपोर्ट के ऊपर ब्लास्ट किए थे। तब मैं सोचे पड़ गया था कि आखिर ये ब्लास्ट किए क्यों हैं, क्योंकि वहां पर अमेरिकन एसेट्स मौजूद थे। दूसरा, उड़ती उड़ती ये भी खबर आई है कि इराक में अमेरिकन कंसुलेट की एक एनेक्सी की बिल्डिंग जो थी वो अटैक की जद में आई है। तो ईरान जो है वो धीरे धीरे पिन प्रिक करके यूएसए को इसके अंदर लेना चाह रहा है। तभी यूएस का एक बयान आया था कि अगर हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनता या हमारे साथ सामान के ऊपर कोई भी आंच आती है तो हम फुल फोर्स से उसका जवाब देंगे। ये मैसेज जो था यूएस ने ईरान को खुले में दिया है। तो इस समय ईरान भरसक प्रयास कर रहा है कि अमेरिका जो है वो खुलकर इसमें उसके सामने आए। ये चीज मैं देख रहा हूं सर, और अगर ये चलता रहा तो यूएसए को इसके अंदर स्टेप इन करना पड़ेगा। पहला था 6 राउंड ऑफ टॉक्स जो इनकी दो वहां पर होनी थी ओमान में, जिसके लिए कि यूएसए ने बोला था कि हम 14 तारीख को बात करेंगे और ईरान ने बोला हम 12 तारीख को बात करेंगे। तो दोनों बच्चे जो थे वो जिद पे अड़ गए थे अपनी, और ये टॉक्स जो थी ये संभव हो नहीं पाई थी। डील ब्रोकर कर रहा था ओमान उसके अंदर, पर ये डील हो नहीं पाई। उसके बावजूद भी ट्रंप अंकल ने ये बोला था कि हम डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करना चाहते हैं। सर, मेरे पास ये भी खबर आई है कि जब इजरायली प्लेन्स जा रहे थे इराक के ऊपर, उनके साथ शाना बशाना यूएस प्लेन्स भी उड़ रहे थे। सर, मैंने उनके इजरायली एक्सपर्ट से ये भी पूछा कि जब आपके पहला राउंड गया था स्ट्राइक का, जिसमें कि आपने एयर स्ट्राइक की थी, तो आपने ओवरफ्लाई किया होगा इराक के ऊपर से, और इराक में अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं। तो यानी कि आपने उनको कॉन्फिडेंस में तो लिया था, तो ये वो जानते होंगे आपके प्लान्स ये हैं, तभी तो आपने ओवरफ्लाई किया है। ऐसा नहीं है मार्को रूबियो ने उठते ही अंधेरे में ट्वीट कर दिया कि हम जो है, हमारा इसके पीछे कोई हाथ नहीं है, हम इन्वॉल्व नहीं है और हम चाहते हैं डिप्लोमेटिकली इसका हो जाए। और वो भी इतनी जल्दी ट्वीट आया था जैसे कि लिख के ड्राफ्ट में रखा हो और सेंड का बटन दबाना हो उन्होंने। तो अमेरिका जो है वो अपनी पैर वापस खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया जो है वो इतनी भोली भाली नहीं है जो इस चीज को समझेगी नहीं कि इशारे कहाँ हो रहे हैं। तो यूएस इस समय बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, और मुझे तो ये लगता है कि सर इसकी प्लानिंग जो है कई महीनों से चल रही थी। बीच में ऑपरेशन सिंदूर आया और भारत का रिएक्शन जो था दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। यूएस ने सोचा नहीं था भारत इस तरीके से एक्ट करेगा, और भारत का इतना एक्ट की वजह से यूएस का जो पूरा प्लान था ईरान के लिए वो डगमगा गया। जो उसने बेसिस को यूज करना था पाकिस्तान से, वो सारे के सारे बेसिस जो है हमने अपनी जद में ले लिए। तो यूएस के प्लान्स जो ईरान के लिए थे वो हिल गए, और कहीं इसी वजह को लेकर ट्रम्प जो थे वो कूदे होंगे कि रुक जाओ, लड़ाई मत करो। ये कई चीजें जो हैं। आज कर्नल रैना ने बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है, देखा होगा आपने। अच्छा, मैं देख नहीं पाया सर, मैं आज चला गया था वहां पर। मैं देखता हूँ अभी, इसके अच्छा बाद अच्छा, में देखूंगा मैं। मैं शेयर करता हूँ अभी। जी 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 आई थिंक इट इज वर्थ शेयरिंग। आई विल ट्राई एंड शेयर। जी, आप कंटिन्यू करें। जी। तो मुझे ये भी लगता है कि जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके चलने से जो प्लान्स यूएस के थे ईरान के लिए, वो इनको ऑल्टर करने पड़ गए। ये जिनको अपना एसेट समझ के बैठे थे, वो एसेट जो थे दे वर टेकन डाउन बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अननोइंगली या नोइंगली वो मैं नहीं कह सकता, बट देन दे वर सर्टेनली टेकन डाउन। तो इनकी जो एक मिलिट्री माइट थी दैट टुक अ बीटिंग इन पाकिस्तान। अब बेशक पाकिस्तान अपने हवाई जहाज उड़ा ले,
और उसके उड़ाने से आपको ध्यान होगा एक मैसेज ईरान की तरफ से आया था, हेलो पाकिस्तान। तो लोगों ने उसका मतलब निकाला था कि ईरान जो है दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है पाकिस्तान की तरफ। सॉरी, दैट वाज अ वेरी सरकास्टिक कमेंट व्हिच केम फ्रॉम ईरान। दे वर ट्राइंग टू सिग्नल कि प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। मुझे ये लग रहा है कि सर अगर ये थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान विल टेक साइड्स, और पाकिस्तान के साइड लेने से ये होगा कि इस तरफ से ईरान जो है वो खबर लेगा पाकिस्तान की, और तब तक हमारा AI-171 का रिजल्ट भी आ चुका होगा। तो भारत जो है वो उसके अपने पश्चिमी क्षेत्र से पाकिस्तान की यहाँ से खबर लेगा, तो एक बड़ा सुंदर सा सैंडविच जो है वो बनके निकलेगा। ये मैं मुझे शेयर होता करता दिखाई हूँ दे रहा है। इसको आ गया, दिल खुश हो गया। एज सिंपल एज दैट। ये बिल्कुल मतलब पूरी सिचुएशन जो है सम अप कर दी। और इसमें जरा सा भी मुझे तो एक जरा सी भी ना इत्तेफाकी नहीं लगती। जी हुआ इसी तरह से हुआ है एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसे और ऐसे अब ही जो हुआ है। है इजराइल क्या कर रहा है, उल्टा हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। अब ये इजराइल इज जेरूसलम इज नाउ प्लेइंग वाशिंगटन। वाशिंगटन। वाशिंगटन वो जेरूसलम कह रहा है वाशिंगटन को कि तुसी आ जाओ भाई, आ जाओ, घोड़ी पे चढ़ नहीं जाओ। नहीं, तुसी चलो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। तो वो कह रहा नहीं 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 नहीं, मेक अ डील कि अच्छा चलो अब हम पहले जो है सबसे पहले ये इनके जो सबसे बड़ी गैस फील्ड है इनकी साउथ पारस, हाँ उसको हिट मार दिया। अब उसको साउथ हिट कर दिया। पारस, हाँ हिटिंग साउथ पारस इज ह्यूज। यस। और अगला टारगेट इनका फिर इन्होंने बू शहर है इनका, जहाँ पे इनके काफी ऑयल टर्मिनल्स वगैरह हैं ऑयल। उस शहर में। हाँ तो वो बू शहर को इन्होंने हिट कर दिया। वो साउथ पारस फील्ड का ही है वो बू शहर। अच्छा, बू शहर के बाद अब अगला टारगेट इनका होने वाला है खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड इज देयर बिगेस्ट ऑयल टर्मिनल। जी जैसे सर। ही इन्होंने खर्ग को मारा तो मैं आपको जो मैं ट्रिपल। इमेजिन करता हूं कि इजराइल जो है वो सीधे इनके कतर वाले एयरबेस को मारेगा। और कतर एयरबेस को मारा नहीं, ये अंकल सैम को आना पड़ेगा। हाँ तकलीफ। उसके बाद वो ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि साहब के स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाए। ब्लॉक करने के लिए। यस। तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेंगे तब तो फिर यूरोप भी बीच में कूद पड़ेगा। कूदेगा। क्योंकि ईरान ने सीधे सीधे धमकी दी है आज फ्रांस को, यूके को, जर्मनी को कि अगर आपने कोई इसमें थोड़ा सा भी पार्ट लिया तो आपके सारे जहाज जो है वो गल्फ में घुसना बंद कर दूंगा मैं। अटक जाएगी। आप सर ध्यान कीजिएगा, ये धमकी का नैरेटिव जैसे कि पाकिस्तान की जनता चलाती थी कि हमारे पास में न्यूक्लियर बम है, सेम ईरानी जनता भी सड़कों पर यही बोल रही है गल्फ ऑफ हॉर्मुज की बात। एक स्ट्रेट्स सोशल ऑफ मीडिया पे, हॉर्मुज। सॉरी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कि हम उसको ब्लॉक कर देंगे, ये इनकी जनता भी सड़क पर बोल रही है। तो इफ यू सी कि जो नैरेटिव वॉरफेयर है वो बिल्कुल हूबहू सेम चल रहा है इस समय। जो इनके पास में ट्रम्प कार्ड है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का, और करेंगे क्या, एक शिप जाएगा वहां, खराब हो जाएगा वो, और फिर आप उसको वहां से कैसे एक्सट्रिकेट करेंगे, दैट इज देयर प्लान। बट आई डोंट एक थिंक शिप से सो। नहीं होगा तो इट इज अ फेयरली वाइड गल्फ। वाइड स्टेट। हाँ मैं तो आई वाज इन मर्चेंट नेवी, तो मैं तो आई हैव सेल्ड थ्रू। आप तो खुद मरीन इंजीनियर हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। हाँ हाँ, तो मैं तो जी इसके थ्रू कई बार सेल किया, काफी वाइड है। जी जी। तो तो हाउ विल दे ब्लॉक इट, मेरे को ये समझ में नहीं आया ये। नहीं, ब्लॉक तो वो करेंगे, दे विल यूज वॉरशिप्स। वो वॉरशिप्स यूज करके ही कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। वॉरशिप्स यूज टू ब्लॉकेट, वॉरशिप्स स्टेशन करके और बाकी सबको नोटम जारी कर देंगे, कोई उधर से नहीं निकलेगा।
तो जो निकलेगा इनकी उसको जो हम मार देंगे। सेंटकॉम इतनी बड़ी लगी हुई है पूरे काम के लिए, अमेरिकन सेंटकॉम पूरी लगी हुई है इस पे, वो क्या ये कर जो रही है? है खाली at its narrowest it's about 53 kilometers. 53 kilometers में 53 एक जहाज खराब। फेयरली वाइड पैसेज, फेयरली वाइड Yes, पैसेज। it is a wide passage. हाँ जी, मैं तो इसका जो है यहाँ पे इसका जो ये निकली जो चोंच निकली हुई है ना, वो चोंच बिलोंग्स टू ओमान एक्चुअली। हाँ और यूएई का एक आता है रसल खैमा करके, एक एमिरेट है वहां पर, या रसल खैमा। रसल खैमा। हाँ तो हाँ, तो मैंने अपना जो पहला शिप ज्वाइन किया था वो ऑफ रसल खैमा, मिड अच्छा, सी जो है, मिड सी में ज्वाइन किया, ऑफ सो रसल यू वर खैमा। बैप्टाइज्ड इन ब्लड। Yes, you can say so. And that was an oil tanker जी, जो कि इनका जो रस तनूरा टर्मिनल है सबसे बड़ा, रस तनूरा टर्मिनल से लेके जा रहा था, तो सर वहां से आप हमने मान join के चलिए दिस ब्लफ विल बी कॉल्ड ऑफ बिकॉज देयर वॉरशिप्स विल नॉट बी एबल टू डोमिनेट दैट स्ट्रेट सर। ये आप देखते जाइए, क्योंकि ये ट्रम्प कार्ड जो है ये अंकल ट्रम्प को मालूम है, और जो उनके छोटे भाई है मिस्टर कुरिल्ला या गुरिल्ला जो भी थे, जो स्टेटमेंट दे रहे थे पाकिस्तान के लिए, ही इज वेल अवेयर कि ये क्या करने वाले हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि डोमिनेटिंग पोस्चर जो है वो इनकी फ्लीट ने वहां ले रखा होगा। इट विल नॉट बी अ केक वॉक फॉर द ईरानीज टू ब्लॉक स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये तो लिखित में है सर। ये दिस ब्लफ विल बी कॉल्ड ऑफ like the nuclear bluff of Pakistan was called off in Operation Sindoor. This I am very sure. अच्छा, इसके क्या है कि लोगों ने इसके खतरे के हिसाब से वहाँ पे अपने अपने वो बना रखे हैं। मैं एक बार और आपके साथ ये मैप शेयर करता हूँ Alternates. गूगल अर्थ का, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड ऑन बोर्ड अ शिप इन जी, दिस एरिया क्वाइट एक्सटेंसिवली, so I have a fair bit of knowledge of this. तो ज़रा शेयर करें तो मैं बताऊं इसमें कि क्या इन्होंने अल्टरनेट निकाल रखे हैं, क्योंकि दिक्कत अगर आएगी तो उसको ब्लॉक करेंगे तब तो फिर यूरोप भी बीच में कूद पड़ेगा, कूदेगा। क्योंकि ईरान ने सीधे सीधे धमकी दी है आज फ्रांस को, यूके को और जर्मनी को कि अगर आपने कोई इसमें थोड़ा सा भी पार्ट लिया तो आपके सारे जहाज जो है वो गल्फ में घुसना बंद कर दूंगा मैं। अटक जाएगी। आप सर ध्यान कीजिएगा, ये धमकी का नैरेटिव जैसे कि पाकिस्तान की जनता चलाती थी कि हमारे पास में न्यूक्लियर बम है, सेम ईरानी जनता भी सड़कों पर यही बोल रही है गल्फ ऑफ हॉर्मुज की बात। एक ऑल्टरनेट्स गूगल अर्थ का, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड ऑन बोर्ड अ शिप इन जी, दिस एरिया क्वाइट एक्सटेंसिवली, so I have a fair bit of knowledge of this. तो ज़रा शेयर करें तो मैं बताऊं इसमें कि क्या इन्होंने अल्टरनेट निकाल रखे हैं, क्योंकि दिक्कत अगर आएगी तो कुवैत को और इराक को आएगी। लेकिन एज फार एज सऊदी अरब इज कंसर्न, सऊदी अरेबिया ने, जी, ये आप देखें, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये है यानबू, ये यानबू है। तो ये यानबू में इन्होंने एक रेड सी में एक टर्मिनल बहुत बड़ा बना लिया है। यानबू से देखें शिप, तब इसके साथ में है, अगर ये हूतीज को एक्टिवेट करते हैं, बट हूतीज को काफी कंट्रोल में किया हुआ है। जी, तो ये यानबू से जो अल्ट्रा लार्ज जो इनके हैं वो दे विल हैव टू गो डाउन द रेड सी, बाबल मंदब, देन दे विल हैव टू राउंड द केप। लेकिन जो नॉर्मल साइज के 1 लाख टन तक के जितने भी टन आपके, वाले, हाँ 1 लाख DWT तक के जितने भी हैं, दे कैन गो थ्रू द स्वेज, दे कैन गो थ्रू द स्वेज। और जहाँ तक इसका सवाल है आपके यूएई का, जी, यूएई ने ये जो फुजेरा है, देख रहे हैं आप, ये फुजेरा, तो ये फुजेरा जो है ये इट इज इन द गल्फ ऑफ ओमान। जी, तो ये आप ये यहाँ देख रहे हैं, ये है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज, हाँ जी, ये जो नैरो जी, पैसेज है, दिस इज द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। तो यूएई ने फुजेरा में अपने टर्मिनल बना रखे हैं।
दे कैन शिप थ्रू फुजेरा। फुजेरा। यूएई और सऊदी अरेबिया के पास ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं। हाँ, दिक्कत आनी है कुवैत और इराक को। इराक को। तो इराक से मैक्सिमम ऑयल कौन लेता है? वो लेता है इंडिया। तो हाँ, इंडिया के पास कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया ने तो अभी मैंने वेनेजुएला और एक नाइजीरिया खोल देगा सर अपने वो। नहीं है, अपने अपने तो गयाना गए थे ना प्राइम मिनिस्टर। हाँ, 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 हाँ। वो गयाना हैज ऑलरेडी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग अबाउट 600,000 बैरल्स पर डे। अच्छा, इसका मुझे ध्यान नहीं रहा, ये छूट गया जी मुझसे हाँ ये। जी हाँ, 6,000 बैरल पर डे वो प्रोड्यूस कर रहा है ऑलरेडी। तो इंडिया विल शिफ्ट इट्स, जो इराक का जो है उधर शिफ्ट कर देगा। बाकी रशिया तो है ही, इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। तो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव कम रहेगा लेकिन आ जाएगा। कतर को दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कतर की जी। जो गैस सप्लाईज हैं उसके लिए और कोई आउटलेट नहीं है। नहीं बाकी है। कोई भी जीसीसी कंट्री उनको पसंद नहीं करती है। तो कतर डिजर्व्स टू बी इन दैट प्लेस सर, ठीक है। और कतर का, और ये जो आप देख रहे हैं ये कतर की, ये जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ पर्शियन यहाँ गल्फ, हाँ पे, जी। ये जहाँ ये पर्शियन गल्फ लिखा हुआ है, तो ये जो है दिस इज द लार्जेस्ट गैस ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड, हाँ जी। ये इसको साउथ पारस कहता है जी। ईरान। ईरान, हाँ जी। और कतर जो है वो इसको अपनी कतर ऑयल फील्ड कहता है। जी। तो ये पूरा जो एरिया है दिस इज द लार्जेस्ट गैस ऑयल रिजर्व। तो ईरान और कतर दोनों इफेक्ट होंगे। प्लस मैंने जी, आपको दिखाया था, ये रहा, ये खर्ग आइलैंड है, दिस इज द खर्ग बिल्कुल। आइलैंड। ये दिस इज ये द जाएगा काम से। दिस इज ईरान्स लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल। आई हैव बीन टू खर्ग आइलैंड ट्वाइस ओके। ड्यूरिंग अच्छा, वो आपने ईरान इराक विजिट कर लिया वॉर। सर? अच्छा, वो आपने विजिट कर लिया सर, कल हो ना हो ये। हाँ, हाँ, हाँ। जिस तरीके से हालात चल रहे हैं सर, अच्छा वो आपने विजिट कर लिया, क्योंकि कल हो ना हो ये, हाँ है भाई, ना? कल हो ना हो, क्या कह सकते हैं। जी। तो ये तो जो या स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज वाली बात है, जी। वो तो इस तरह से कूल पैन डाउन हो आउट गई। करेगी। जी। अब मैं आपसे मिलिट्री एज ए मिलिट्री मैन मैं जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि साहब कि ये जो टैक्टिक्स जो ईरान ने अपनाई है, काउंटर टैक्टिक्स जो है, कि दे आर ब्लाइंडली हिटिंग थ्रू जी। मिसाइल्स, बैलिस्टिक जी। मिसाइल्स चला रहे हैं। जी। बैलिस्टिक मिसाइल्स वैसे भी उनका जो गाइडेंस सिस्टम होता है वो इतना प्रिसाइज होता नहीं है नहीं है। नेचुरली, क्योंकि उनका जो बूस्टर फेज है वो तो गाइडेड हो सकता है, लेकिन जो री एंट्री फेज है सस्टेनिंग, हाँ, री एंट्री या सस्टेनर वो फेज में वो वो कंट्रोल नहीं है वो उसके ऊपर। वो कंट्रोल नहीं होता उसमें। तो जी। दे आर हिटिंग वाइल्ड हियर देयर जी। एवरीवेयर। तो उससे वो सिविलियन नुकसान तो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू हिट एनी प्रिसाइज मिलिट्री टारगेट, whereas जी। Israel is hitting all their military पिन पॉइंट target in a करके। very precise manner, क्योंकि बिल्कुल। वो तो अपने जेट चला रहा है, उनकी एयर डिफेंस बिल्कुल। गायब हो चुकी है। दे हैव कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी। तो ऐसी सिचुएशन में आप आगे क्या देखते हैं कि इफ दिस गोज ऑन फॉर 2 वीक्स, एज इजराइल सेज कि 2 वीक्स चलाएंगे हम इसको, तो 2 वीक्स में क्या सिनेरियो बनेगा? क्या ईरान की मिसाइल्स ईरान को इसराइल को ओवरवेल्म कर सकती हैं, या कि इसराइल इनकी वॉर मेकिंग कैपेसिटी को पहले खत्म कर देगा? हाउ हाउ विल इट पैन आउट? सर, इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि जब ये इशू शुरू हुआ था तो इजराइल का एम था नंबर 1 इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नष्ट करने का, और नंबर 2 था इनका मिसाइल का स्टोरेज एंड मिसाइल पावर को पूरा खत्म करने का। दीज वर द 2 मेन टारगेट्स। इन्होंने इसके चलते सबसे पहले इनके आईआरसीजी के जितने भी लीडर्स थे, सोमानी एंड डाउन बिलो, सबको इन्होंने क्लियर किया। उसके बाद में इन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को साथ में वहां से साफ किया, यानी अभी जितना इन्होंने 8 आवर मार दिए, टोटल 24। अभी जो 24 लेटेस्ट पीपल, काउंट हाँ, है, 24 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट आर गॉन। फिनिश्ड। और आपके आईआरजीसी के, तो पहले ही आपको पता है आईआरजीसी के जो टॉप 4-5 हैं उसको सबको हटा दिया पहले दिन ही 6 निकाल दिए थे इन्होंने। इनके। हाँ, पहले दिन ही निकाल दिया। आईआरजीसी चली गई, इनकी जो वो क्या नाम है इसका, न्यूक्लियर माइट चली गई। रेगुलर जो आर्मी है इनकी, आर्तेश, वो आर्तेश।
हाँ, आरतेश के भी जो टॉप लोग हैं वो भी निकाल दिए। वो पहले आरतेश दिन और निकाल दिया। आईआरजीसी हाँ, में पहले से ही जो टसल चलती रहती है, टसल चल रही है। सर हमेशा एक से और थी, इट वाज ऑलवेज एक देयर। और चीज है। हाँ, एक और चीज है सर, जो कि आईआरजीसी क्या कर रही थी, इनकी मॉरल पुलिसिंग होती थी। तो जो लोग इनके वापस वो पर्शियन अस्मिता की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको दबा के रखा गया था। जैसे ही इजराइल के सटीक अटैक हुए हैं, ये लोग जो हैं अब बाहर निकल के आने शुरू हो गए हैं स्ट्रीट्स के ऊपर। दे आर रिजॉइसिंग ऑन द अटैक विच हैज बीन डन बाय इजराइल। सो दिस इज वन मोर थिंग विच इज कमिंग टू द फोर। और पिछले 24 घंटे में ये खबरें भी आई हैं कि अयातुल्ला के अपने घर वाले जो हैं वो प्राइवेट फ्लाइट पकड़ पकड़ के वहां से निकल रहे हैं। दे आर फ्लीइंग। सो वन वन कैन सी यूएसए का एक बयान आना कि हम नेगोशिएट करेंगे, तो नई टीम से नेगोशिएट करेंगे। तो ये यूएसए ने इससे पहले बयान दे दिया था। तो नाउ व्हाट दे आर विजुअलाइजिंग इज कि इनका सत्ता परिवर्तन होना है। सर शाह रेजा पहलवी का एक वीडियो का बयान जो है वो आ चुका है। शाह का बयान आना और लोगों में एक उत्साह का पैदा होना। सर देखिए, शाह के टाइम पे तेहरान यूज्ड टू बी नोन एज द पेरिस ऑफ द ईस्ट। चाहे उसका एक आयरन हैंड था, बट देन दैट मैन वाज वर्किंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ईरान। ये पक्की बात थी। अयातुल्ला खुमैनी के आने के बाद में द पीपल रिमेन द सेम, बट देन अ वेरी स्ट्रॉन्ग आयरन फिस्ट केम ओवर देम। जब शाह का टाइम था तो इजराइल ने ईरान की हेल्प कर रहा था न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट में। दे वर नोन एज द एटम्स ऑफ पीस। टिल 1979 इजराइल हैड वेरी गुड रिलेशंस विद ईरान। बट जैसे ही सत्ता परिवर्तन होती है, ये जो हार्ड लाइन अयातुल्ला खुमैनी आते हैं, एवरीथिंग चेंजेस इन ईरान। अभी भी इजराइल स्टिल मेंटेन्स कि हमारी दुश्मनी जो है वो रेजिम से है, हमारी ईरान की पॉपुलेशन से कोई दुश्मनी नहीं है। Builders don't use hammers. We use keyboards. We build systems, not रेजिम से है, हमारी ईरान की पॉपुलेशन से कोई दुश्मनी नहीं है। दैट इज द स्टेटमेंट टाइम एंड अगेन द आईडीएफ स्पोक्सपर्सन इज गिविंग पब्लिकली। और वहां उनके जितने भी कमेंटेटर्स हैं अभी यही बात बोल रहे हैं। सो दैट इज अ डिफरेंस इन द अप्रोच। आपने मिसाइल्स की बात की है सर। व्हाट आई विजुअलाइज इज कि अभी तक ईरान ने अपना आधा स्टॉक भी जो है वो खत्म नहीं किया है। तो जो इनकी एप्रिसिएशन है कि ये 10-15 दिन तक चलेगा, मेरा मानना यह है कि इजराइल जो है वो जैसे जैसे इन अपने स्टॉक्स के खात्मे की तरफ आ रहा होगा, अगर इजराइल ने अपने एयर स्ट्राइक में इनको निकाला नहीं। इजराइल के ऑलरेडी ड्रोन की फैसिलिटी जो है वो ईरान के अंदर मौजूद है। इन्होंने अच्छी तरीके से ईरान को पेनिट्रेट करके रखा है। और मेरे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि जब इन्होंने इनके आईआरजीसी लीडर्स को निकाला है, तो इनको ड्रोन्स के अटैक, एयर अटैक के साथ साथ अंदर इनके इलाके में एक्सप्लोसिव फिट करके लोग आए हैं। तो ह्यूमन एलिमेंट भी जो है वो पेनिट्रेट करके ईरान में बैठा हुआ है। तो हमें इस बात का शक नहीं होना चाहिए कि अचानक एक मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी जो है इट गोज अप इन फ्लेम्स। दैट इज हाईली पॉसिबल। अगर वो होती है तो ईरान की वॉर फाइटिंग मशीनरी विल बी वीकेंड टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। अदरवाइज ईरान हैज गॉट अ वेरी गुड स्टॉक पाइल ऑफ मिसाइल्स एट प्रेजेंट विद देम। इनके पास में 5 किस्म की ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि ईरान से सीधी फ्लाई करके इनको इजराइल को हिट कर सकती हैं। आई एम नॉट इंक्लूडिंग द मिसाइल्स विच विल बी लॉन्च फ्रॉम द शिप्स। उनको तो मैंने गिना ही नहीं है इसके अंदर। शिप में भी उनके पास में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि दे कैन टेक ऑन ईरान थ्रू द सी रूट ऑल्सो। एक बार सेकेंड डे को ये उन्होंने बोला था कि हमने उसको यूज किया है, बट देन आई डाउट उन्होंने सी को यूज किया होगा। अभी तक दे आर ऑल डिप्लॉइंग मिसाइल्स विच आर बीइंग फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम ईरान एंड ओवर देम। जो इन्होंने ड्रोन्स का अटैक जो किया था वो इजरायली एयरफोर्स ने सऊदी एयर स्पेस में इनके ड्रोन्स को टेक डाउन किया है। तो सऊदी अरेबिया हालांकि बोल रहा था कि इट इज बैड और ये नहीं करना चाहिए, ये इजराइल की भर्त्सना कर रहा था ओवरटली। बट इफ Israeli Air Force is taking down the drones on Saudi airspace, so the indications are very clear that the Abraham Accord जो है वो काम कर रहा है सर।
अदरवाइज ऑल्सो देयर आर रिपोर्ट्स कि साहब की वहां तो मस्जिदों में सेलिब्रेशन हो रहे हैं सऊदी हाँ। अरब में। सऊदी अरब में सेलिब्रेशन होता है, ईरान में भी सेलिब्रेशन हो रहे हैं। वो तो खाली हिजबुल्ला है जो कि पीला झंडा लेकर हरा जिसपे वो एम्बलम लगा हुआ है मोटरसाइकिल पे अपना बेरूत में घूम रहे हैं। Because what will happen is towards the end of this conflict, we will see the non-state actors coming into play. The three H's, Houthis, Hamas, and Hezbollah, they will all come out against Israeli interests. ये होएगा सर, आप देखते रहिए। जब इनका वो फाइनल क्रिसेंडो पर पहुंचेगा ना म्यूजिक, तब ये तीन नॉन स्टेट एक्टर्स जो है ये काम करेंगे। इसके अलावा जो है एक पैलेस्टीनियन फ्रंट भी है जो कि काम करता है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द Iranians. That will also come into play. Iranians have got footprint in the Shia militias of Afghanistan also, sir. तो उस तरफ से भी आप देखेंगे कि अगर बाई चांस पाकिस्तान ने कुछ हिमाकत की तो वो मिलिशिया जो है वो जाएगी पाकिस्तान के पीछे। दैट्स इज व्हाट आई एम फोरसीइंग कि क्या हो सकता है। सो पाकिस्तान को रेगुलर फोर्सेस का भी खतरा नहीं है, उसको इन मिलिशिया से भी सावधान रहना पड़ेगा। सो अगर पाकिस्तान कुछ सोच के काम कर रहा है तो he should be ready to be sandwiched at this point of time, sir. They are walking a very tight rope if in case they decide to take any side. And how long can America hold? Hold. Sir, कितने देखिए, दिनों तक दूर रह सकता है इससे? Sir, the first body bag which reaches Washington, that will be the end of it. क्योंकि अमेरिका में they don't have the stomach to accept such things. तो अभी तक डायरेक्टली उनके ऊपर कोई अटैक आया नहीं है। They have got a number of troops which are stationed in Iraq. And Israel ने बोला है कि we will target the American interest in the Gulf. तो अमेरिका is prepared कि उसके ऊपर एक्शन होगा, and that is why they are supporting Israelis. सामने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा सर, there were 6 aircrafts which were airborne during the raid which was carried out by Israel, which were in direct support of these aircrafts, but then their transponders were switched off. ये फ्लाइट डेटा जो है ये दुनिया को मालूम है सर ये। जी जी जी। तो अमेरिका मदद तो कर रहा है लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहा है, बट द मोमेंट देयर इंटरेस्ट आर हिट they will respond, and Iran is moving towards the direction where he will try to needle US to come into the play. हाँ, वो they are getting very desperate. अभी आप देखिए, मैं अभी एक डॉक्टर एली डेविड इज अ वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर, और डॉक्टर एली डेविड का मैं ट्वीट पढ़ रहा था। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब एक सुप्रीम काउंसिल के ये बड़े एक नेता है, टॉप एड टू खमेनी, खमेनेई जो भी आप उसको बोलते हैं, खमेनेई, अली असगर हेजाजी, टॉप एड टू खमेनेई is negotiating with Russia for a possible escape for the Islamic Republic officials. Yes. अच्छा, इसके ऊपर कर्नल रैना ने एक और ट्वीट मारा है। कर्नल रैना की knowledge of history is immense. Just before Saddam's execution in 2006, a few unmarked boxes landed in Moscow from somewhere. Neither the point of origin nor the ownership was ever recorded officially. After Saddam was hanged, whispers in Moscow spoke of $7 billion in cash in those boxes. And then one day, all those boxes vanished. That's why Russia is so rich. Rich. तो अभी वैसे बॉक्सेस ईरान की तरफ से जाने वाले हैं सर। अभी यही तो कह रहे हैं कि अली असगर हिजाजी यही नेगोशिएट कर रहा है। तो ये 19 घंटे पहले जो कि इनके रिलेटिव्स निकले हैं वो भी ऐसे रास्ते से निकले होंगे सर। तो रिपोर्ट आई है कि इनके रिलेटिव जो हैं वो इसी रास्ते से निकले होंगे, और दे आर नाउ फोर्सिंग अ वेरी वेरी क्लोज वाटर बैटल जो होने वाली है। What I visualize is कि at some point of time the Shah will enter, sir. शाह ने अपना वीडियो रिकॉर्ड करके अपने इंटरेस्ट को दिखा दिया है, and Shah has got support on ground in Iran.
And my sources say that yes, if in case he intervenes, people will lend support to him because इनकी जनता जो है that was really oppressed.